हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों आज आपके सामने एक और नया वीडियो, एक और नया अपडेट लेके आया हूँ जहाँ पे हम वेदांता के बारे में डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे उसका जो फ्यूचर प्राइस एक्शन है वो किस तरफ है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, और उसके जो फाइनेंशियल्स है वो देखने की कोशिश करेंगे और साथ साथ टेक्निकलिटीज भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ ये प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है और मैं किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए। प्लीज़ आप अपना रिसर्च करके ही अपना पैसा लगाएं, अपना दिमाग लगा के अपना नॉलेज बढ़ा के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। किसी से पूछ के, दोस्तों से टिप्स लेके, मैसेजेस पढ़ के, वीडियो देख के मत लगाएं, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एज वेल एज फॉर मनी। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जहाँ तक वेदांता की बात है, जैसे आपको वेदांता ये वर्ड सुनाई दे, आप अगर स्टॉक मार्केट में तो आपको समझ आना चाहिए अपने पैमाने में एक बहुत बड़ी कंपनी है, ना ही केवल भारत में बल्कि वर्ल्ड वाइड। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये जिस चीज़ में डील करता है, तो जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, और कमोडिटी कंपनी जिस कंपनी का जो प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है वो कमोडिटी है, वो स्पेशल अटेंशन चाहिए दोस्तों उस टाइप के स्टॉक्स को समझने के लिए। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आपने 9:15 बजे शेयर मार्केट खुला, आपने शेयर खरीद लिया, 3:30 बजे बंद हुआ तो आपने बंद कर दिया, वो ऐसा नहीं होता है। और क्योंकि कमोडिटी मार्केट जो रहता है वो दिन भर चलता है, इंटरनेशनल मार्केट भी खुले रहता है, उसका इम्पैक्ट होता है। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या लॉन्ग टर्म के लिए लिया है और उसका अगर जो एक्चुअल रॉ मटेरियल है किस टाइप का और कैसा प्रोडक्ट है वो, उसके बेस पे जैसे प्राइस मूवमेंट होता है आपका शेयर प्राइस भी उसी तरीके से घूमेगा। तो इस तरीके का आपको ट्रेंड उसका पता होना चाहिए कि किस तरफ मूवमेंट हो सकता है कमोडिटीज़ का, जिस कमोडिटी में वो डील करता है या उससे लिंक्ड है किसी न किसी तरीके से। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी जो वो इंडस्ट्री या सेक्टर है या वो कंपनी है उसका परफॉर्मेंस कैसे होने वाला है आने वाले दिनों में, और ये जो पर्टिकुलर कमोडिटी है उसका नेचर कैसा है, कंपनी का क्या इन्वॉल्वमेंट है अलग अलग तरीक़ों से। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हर एक कमोडिटी का एक स्पेसिफिक साइकिल होता है, ये ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल बैंक्स, अब किसी भी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब मेजरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट रेट के ऊपर या नीचे जाने पे उसका मूवमेंट डिसाइड होता है। लेकिन कमोडिटी का ऐसा नहीं है, कमोडिटी का बास्केट तो है लेकिन कमोडिटी का ऐसा नहीं है कि हर एक कमोडिटी एक ही तरीके से ऊपर जाता है। हर एक इंडिविजुअल कमोडिटी का अपना एक इंडिविजुअल स्टोरी है और यही चीज़ इसको बहुत ज़्यादा डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो आप किसी भी कमोडिटी जिसका प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल अगर वो कमोडिटी है तो आप बिल्कुल समझ के उसके बाद ही उस पर इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टैट्स देख लेते हैं। हम इसके 50,000 प्लस करोड़ की कंपनी है तो अच्छा खासा मार्केट कैप है, ऑब्वियस सी बात है। वेदांता को कौन नहीं जानता। अगर आप पी या प्राइस टू बुक देखेंगे तो रीजनेबल है, इस टाइप की कंपनी के लिए इतना वैल्यूएशन रीजनेबल है। जहाँ तक प्रोमोटर स्टेक देखेंगे वो भी बैलेंस्ड है, कोई प्लेज शेयर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और इसमें FII इसका भी है 17% का, बाकी अब म्यूचुअल फंड है 12%, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स है जो अदर या रिटेल इन्वेस्टर्स है वो 6-7%। दोस्तों क्योंकि मैं इंस्टीट्यूशंस और बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं करूंगा, हम रिटेल इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे और हम अगर पैसा लगाते हैं तो हमारा क्या मुनाफा उसकी बात करेंगे। तो आप ये बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए कि अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है या बड़ा इन्वेस्टर खरीद रहा है तो हमको भी खरीदना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो जाता है उनका जो थीसिस और एप्लीकेशन जो रहता है स्टॉक्स खरीदने का, अपना एनालिसिस और उनका जो गोल रहता है वो पूरी तरीके से अलग रहता है और हमको पता भी नहीं रहता है। तो सिर्फ वो खरीद रहा है इसलिए मेरे को भी खरीदना है, पैसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि उनका प्लान ऑफ एक्शन आपको पता नहीं है, वो कब खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, किस लिए खरीद रहे हैं। और आपने अगर खरीद लिया, अगर दाव सही पड़ा तो अच्छा है, लेकिन दाव गलत पड़ा तो वो तो अपना निकल जाएंगे, आप फंस जाएंगे। क्योंकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमको नहीं पता, क्योंकि हमारा जो फायदा है वो या तो डिविडेंड इनकम से या प्राइस अप्रिसिएशन से। तो अपने को यही दो चीज़ देखना है। चलिए दोस्तों एक 1 by 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है।
अभी मैं जैसे ही बोला ये कमोडिटी रिलेटेड कंपनी है। आप इसके देख लीजिए, इस पहला लाइन पढ़िए, वेदांता लिमिटेड इज अ ग्लोबली डाइवर्स नेचुरल रिसोर्स कंपनी विथ इंटरेस्ट इन जिंक, लेड, सिल्वर, आयरन ओर, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस। आप समझ लीजिए 40 to 50% कमोडिटीज जो बड़े स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर पूरे के पूरे कवर हो जा रहे हैं। तो एक खुद में ही मल्टी डाइवर्स जाइंट है। और हर एक कमोडिटी का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हर एक कमोडिटी का जो नेचर होता है, जो मूवमेंट होता है, वो बिल्कुल इंडिविजुअल होता है। तो अब इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज जहाँ है, तो जाहिर सी बात है उसको समझने के लिए हमको उतना नॉलेज भी गेन करना पड़ेगा। सिर्फ ट्रेंड देख के तो हम कर सकते हैं टेक्निकल नॉलेज लेके, लेकिन अगर हम फंडामेंटली अगर समझना है तो इस जैसी कंपनी के लिए हमारा जो नॉलेज बेस है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। और खासकर कमोडिटी का जो नॉलेज है, अलग अलग कमोडिटीज़ का, वो बहुत डाइवर्स होना चाहिए। तभी मेरे हिसाब से वो आपका अगर है बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से तभी इस टाइप की कंपनीज को रीड करना या अंडरस्टैंड करना, उनके फंडामेंटल्स को जानना बहुत टफ हो जाता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। अब देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहला आपका जो ऊपर जाता है ध्यान, वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब इसका जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है दोस्तों, आप देख लीजिए बहुत वोलेटाइल है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जनरली 1% पे रुक जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा हो गया बहुत कम हो गया, लेकिन इसका वोलेटिलिटी देखिए आप दोस्तों परसेंटेज का। तो इसका रीज़न है कि आपका अगर कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, आपका जो रेवेन्यू बेचने के लिए आप जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, वो उसमें वोलेटिलिटी है। उसमें आपको ये देखने की ज़रूरत है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में कौन कौन से ऐसे आइटम्स है, लाइन आइटम्स, जो वोलेटाइल है, उनका नेचर वोलेटाइल है, उनका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है वो। और ये कंपनी के रेवेन्यू से तो कंपनी का रेवेन्यू कैसे डिराइव होगा दोस्तों? कंपनी जब अपना माल बेचेगी तो वो जो पर्टिकुलर कमोडिटी बेच रहा है मार्केट में, वो उसका जो रॉ कमोडिटी का जो प्राइस है उसके बेस पे डिसाइड होता है ग्लोबली। ये एक और इशू है। प्लस जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है वो भी वोलेटाइल है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ ये आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए उसी चक्कर में जो ग्रॉस प्रॉफिट है 2 साल में 15-16 में वही नेगेटिव हो गया। तो ये वोलेटिलिटी जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है एक तरीके से, अगर हमारे पास नॉलेज ना हो तो। उसके बाद देखिए ये चीज़ आपको हर एक जगह पे नज़र आएगा। अब वही चीज़ आपको नेट इनकम में भी नज़र आएगा, वो वोलेटिलिटी। और यहाँ पे आप जब ईपीएस देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, उसमें भी नज़र आएगा दोस्तों। मतलब अगर इनकम रेवेन्यू आपका 5% से भी बढ़ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हमको एक सर्टेनिटी रहती है अगर हम उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या स्टॉक में जाते हैं। लेकिन जहाँ पे सिग्निफिकेंटली इतना ज़्यादा हावी होता है स्टॉक पे, तो उस नेचर को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार एक चीज़ कर रहा हूँ, स्पेशल अटेंशन चाहिए ही चाहिए। आप सिर्फ कंपनी का नाम या फिर डिविडेंड ये सब देख के अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो दोस्तों आपका नॉलेज लिमिटेड है और आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, सीधे शब्दों में। उसके बाद दोस्तों हम बैलेंस शीट की भी बात करते हैं। इसका बैलेंस शीट आप देख लीजिए। ये जो कंपनी है हेवीली रिलाइड है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मतलब या तो किसी ने मार्केट रिलेटेड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स हो गए हैं, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, बहुत कुछ हो सकते हैं, या एफडीज हो गए। बहुत जगह में इनका पैसा लगा के ये एक तरीके से अपने जो कॉस्ट है, अपने जो लायबिलिटी वो मैनेज कर रही है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है इस कंपनी के लिए बहुत मेजर रोल अब प्ले हो रहा है। अब देख लीजिए ये भी एक बहुत चीज़ है, क्योंकि जैसा जाहिर सी बात है जहाँ पे जिनका बिजनेस इतना वोलेटाइल हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि आप ये तो नहीं है कि सामान नहीं बिक रहा है तो सब लाइट बत्ती बंद करके, ऑफिस बंद करके, सब चीज़ बंद करके आप बैठ जाओ, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपका कॉस्ट जो है वो एक लेवल पे फिक्स रहता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उसको वो कैसे मैनेज करेगा? जाहिर सी बात है वो उसको अदर फंड्स चाहिए, तो वो मे भी ये हो सकता है कि वो इसी से वो इनकर कर रहा हो। इसके बाद दोस्तों आप लाइबिलिटीज़ पे आ जाइए। उतना कुछ है नहीं दोस्तों ऐसे लाइबिलिटीज़ पे। आप ये हाईलाइटेड मैंने ऐसे हाईलाइट करके रखा था, लेकिन यही है कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। तो ये सब चीज़ें जो है इनको मेजर करना पड़ता है। एक तो आपका प्रोडक्ट का जो सेल है वो डिराइव होता है आपका कमोडिटी प्राइसेस के थ्रू, अलग अलग प्रोडक्ट का सेल। प्लस
उसके बाद आपका, क्योंकि जहाँ पे बीच में गैप आ रहा है रेवेन्यू का, उसको कवर करने के लिए आपको क्या चाहिए, वो अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो वो इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि नंबर्स में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जब मूव करेगा स्टॉक, इसके ऊपर बात करेंगे, देखिए जब मूव करेगा स्टॉक बहुत तेज़ी से करेगा, लेकिन जब पिटाई होगी उसी तेज़ी से होगी। तो ये चीज़ देखने वाली बात है। अब रेशियोज में बात करते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, ये मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था रेशियोज में। मतलब यहाँ से आप 2010 से आइए 45%, उसके बाद गिर के माइनस पे आ गया, उसके बाद गिर के फिर से चढ़ रहा है। तो और उस टाइम पे आप याद रखिएगा कि उतने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। 2007 तक भी आप देखेंगे तो इतना ज़बरदस्त शेयर प्राइस मूवमेंट था, देखेंगे जब उसके बाद हुआ ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, गवर्नमेंट के इतने रूल्स एंड, और हर एक स्टेट का रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग। तो ये सब चीज़ें जो जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर में रेगुलेटरी अथॉरिटीज का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होता है, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये चीज़ अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मेरे को समझने की ज़रूरत है, रिटेल इन्वेस्टर, कि ऐसे सब चीज़ों से अगर खासकर इंडिया में है जहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की गवर्नमेंट कभी भी एक्शन ले सकती है, पब्लिक धरना दे सकती है, ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो है शेयर मार्केट में बहुत तेज़ी से आता है। तो ये सब चीज़, अब वही चीज़, वही सीजनैलिटी और फैक्टर जो है आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, वोलेटिलिटी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अब आप जो यहाँ पे चीज़, उसके वजह से क्या हो रहा है, आप जो चीज़ देख रहे हैं उसके वजह से ये हो रहा है कि आपका जो करेंट रेशियो है, ठीक है, आपका जो करेंट रेशियो है वो 1 से नीचे चला गया है, ये नेगेटिव चीज़ है। अब ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, ये चीज़ जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है कि आपका जो रेशियो है वो 1 से नीचे चले गया। तो एक कंसर्निंग पॉइंट है कि मतलब इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर पा रही है, उसके पास उतने असेट नहीं है। तो ये भी एक सोचने वाला पॉइंट है। उसके बाद आप उसका असेट टर्नओवर देखिए, मतलब अपने असेट को कितने एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। अगर दोस्तों मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करके ये बता दूं, अगर आपको रेशियो समझना है तो उसका पूरा मैंने एक बना के रखा है, उसका लिंक दे दूंगा आपको। अगर रेशियो समझना है तो इंडिविजुअल रेशियोज पे आप देख सकते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, जहाँ तक मैं एसेट टर्नओवर की, वो अपना एसेट कितने एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है, जनरली 1 से ज़्यादा होना चाहिए ये जो रेशियो है आपका। अब देखिए यहाँ पे 4 से घट के अभी, और ये डिक्लाइन हुआ है, 0.77 हो गया है। तो ये सब रेशियोज में आपको क्रैक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ क्रैक जैसा तो है, क्योंकि कंटिन्यूसली ये डिक्लाइन हो रहा है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है कहीं से, ये हमको देखने वाली ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों हम टेक्निकलिटीज पे आते हैं। अब देखिए यहाँ से किस तरीके का ये कभी पैसों में हुआ करता था, वहां से जो ये स्टॉक है 400-500 रुपए तक गया था। तो मतलब मल्टी रिटर्न्स दिखाया है, मल्टी ईयर का ये स्टॉक ने बुल रन दिखाया है। उसके बाद ये कंसोलिडेट हो रहा है, और आप इसके स्विंग्स देखिए, ये 2008 के बाद से आप इसके स्विंग्स देखिए, फिर से ऊपर गया है, फिर नीचे गया है। तो इसके इसीलिए मैं बोल रहा था कमोडिटी स्टॉक्स का जो वोलेटिलिटी है वो मार डालता है स्टॉक्स को, और अगर आप गलत साइड पे कैच करते हैं उसको, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी इतनी बुरी तरीके से पिटाई हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। और मैं खासकर कमोडिटीज के लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप फंडामेंटल्स में अच्छे हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखिए उसको फंडामेंटल्स, लेकिन कमोडिटी का टेक्निकल्स पे आप उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि कमोडिटी जो है वो एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, और वो जो डिमांड एंड सप्लाई से ज़्यादा डिराइव होता है। तो किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से किसी कमोडिटी का प्राइस अगर आपके डाउन होता है ड्रास्टिकली, तो उस चीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस में देखने मिलेगा। और वो फंडामेंटल में आप खोजने जाएंगे तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने रुकने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक उसका इम्पैक्ट होगा तब तक आपका प्राइस एक्शन डैमेज हो चुका होगा। तो आप टेक्निकल्स जो है उसको भी उतना ही वैल्यू दीजिए, खासकर तब जब आप कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज पे ट्रेड करें। आप लॉन्ग टर्म में भी देखिए, आपके जो बाउंड्रीज है वो बिल्कुल बने हुए हैं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल बने हुए बाउंड्रीज है, तो आप उसी प्रकार से अपना ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कीजिए।
उसी प्रकार से दोस्तों मैं शॉर्ट टर्म के लिए भी बता देता हूँ। ये उसका डेली चार्ट है, आप देखिए कंटिन्यूसली पिछले 1 साल से ज़्यादा से ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। और अगर हम टेक्निकलिटीज की बात करें तो जाहिर सी बात है नीचे जा सकता है। तो मैं ट्रेडिंग के लिए दोस्तों हमेशा पहले बोलता हूँ अपना रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहला है, उसके बाद है आपका प्रॉफिट। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको सबसे पहले रखिए, उसके बाद प्रॉफिट की बात कीजिए। और ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड एक चीज़ है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए नहीं, अगर शॉर्ट टर्म को देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए और कंटिन्यूसली 1 साल 2 साल से डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, तो वहाँ पे ये आप गेस नहीं कर सकते कि कब बॉटम आउट होगा या कब नहीं होगा। तो वो एक और बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपना जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो बिल्कुल पुख्ता रखिए, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, उसके बाद ही आप स्टॉक्स पे पैसा लगाइए। नहीं तो कमोडिटी कंपनीज बहुत ही डबल एज स्वॉर्ड है, आपको दोनों तरीके से घायल कर सकता है। अब इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देने का कोशिश किया है एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट और नया जानने को मिला होगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने थॉट जो है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।